अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा ये कोई मेरे ख्याल से 10वें से ज़्यादा सेशन है। और ऑल्दो आई डोंट एडवर्टीज मच, इस दफ़ा सी एस एस स्पेशल में 10 स्टूडेंट पास थे मेरे। और जो रेगुलर सी एस एस था उसमें 6 स्टूडेंट्स पास रहे मेरे। और दिस इज़ अ कंफर्टेबल टाइम, 3 महीने। इंग्लिश का मतलब इन अदर वर्ड सी एस एस ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो असल सब्जेक्ट है, अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है, सी एस एस। तो जिस टीचर के से स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि वो अपना सी एस एस उस टीचर के जिम्मा लगा रहे होते हैं। इस वजह से आई थैंक यू ऑल कि आपने ट्रस्ट किया। आई ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह मैं आपका हाथ सीधा करवाऊँ। जो भी आपके इश्यूज हैं उन पे बात की जाए, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं दूर करूँ। एंड वन थिंग मोर, इस 3 महीने के टाइम के अलावा भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि मैं आपको कोई बाकी सब्जेक्ट्स में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस। मेरा करंटली पोस्टिंग अकाउंट ऑफिस लाहौर में है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इन अकाउंट ऑफिस लाहौर। और मैं 51st कॉमन से हूँ। सो लेट्स बिगिन फॉर्मली। पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बिफोर वी मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे और अदर पेपर्स, वो ये है कि मेरी ये मैक्सिमम एफर्ट रहेगी कि मैं आपको फिल फॉर राइटिंग की तरफ लेके आऊँ। आफ्टर टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 years, मेरी ये कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन रही है। बल्कि यूं कह लें कि मतलब इसके अलावा कोई और कंक्लूजन है ही नहीं कि इंग्लिश नाम ही लिखने का है। आप लोग अगर चाहें कि एक टीचर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेक्चर्स दे, आपको समझा दे थीसिस स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है, इंट्रो किस तरह लिखना है, आउटलाइन क्या होती है, तो इस तरह स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी बातें हैं जिन पे आपको पूरी तरह एक टीचर ब्रीफ कर दे। उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली थीसिस स्टेटमेंट लिखनी आपने खुद है, इंट्रो आपने खुद लिखना है, आउटलाइन आपने खुद लिखना है, पैराग्राफिंग आपने खुद सीखनी है। सो जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि जितना जल्दी आप लोग राइटिंग की तरफ आएंगे तब जाके पता चलेगा कि आप एक्चुअली इंग्लिश सीख पा रहे हैं या नहीं। तो हमारा ये जो पहला महीना है इसमें हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि जो भी बेसिक्स हैं उनको हम सीख जाएं। बेसिक्स सीखने का तरीका ये है कि हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें खुद सॉल्व करेंगे। वो भी मैं आपको क्लास में मतलब खुद इंगेज करूंगा। हम असाइनमेंट्स मिल के करेंगे जो चीज़ें, अगर हम आज एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या आज एक प्रेसी सॉल्व कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। एक म्यूचुअल एक्टिविटी होगी। जब तक आपके अपने हाथ से चीज़ें गुजरती नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो पहली चीज़ मैंने बगैर स्ट्रक्चर पे बात किए हुए या ऐसे के मुतल्लिक कोई भी और बात किए हुए, पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंग्लिश नाम है राइटिंग का। आप लिखेंगे तो आप सीख भी जाएंगे। मेरे पास आप लोग इंतहाई बुरा लिख के ले आए हैं, हर किस्म की मिस्टेक करके आए, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप लोग लिखते हैं उसको ठीक करवाना मेरा काम है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, कोई और इश्यूज हैं। दूसरी चीज, स्टूडेंट को अक्सर ये लगता है कि इंग्लिश हमसे इस वजह से नहीं लिखी जा रही कि हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, जबकि इंग्लिश असल में प्रॉब्लम है रीडिंग का। सीएसएस में आपको इस तरह के ऐसेज नहीं आ रहे होंगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से या प्रीवियस नॉलेज से चीज़ें रिप्रोड्यूस कर लें, विद सर्टन एक्सेप्शंस के आपकी कोई डिग्री से कोई क्वेश्चन आ गया है। अदर देन दैट, इंग्लिश ऐसे आपका आपकी हर स्टेटमेंट एक यूनिक केस स्टडी है। उसमें आपको फ्रेश रिसर्च करनी है, उसमें आपको साथ साथ रीडिंग रखनी है। सो अभी आप मेरे पास 3 महीने काम करेंगे, इसके अलावा आप टिल पेपर्स 7 मंथ्स हैं, अगर कोई लोग इस दफ़ा अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं, इन 7 महीने में जितना इम्पोर्टेंट लिखना है उतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्कोप क्या होगा हमारी रिसर्च का, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इस हवाले से मैं आपके बहुत सारे फियर्स ख़त्म करना चाहता हूँ।
बहुत सारी आपकी, क्या लें कि मैं, हम लिमिट्स ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक्सटेंट है हमारी रिसर्च का, कि इससे आगे हम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने सोर्सेज ऑफ स्टडी मल्टीपल रखें। और उससे मेरी क्या मुराद है? इंटरनेट, इंटरनेट पे आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें। समटाइम्स जो चीज़ें रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स में अवेलेबल नहीं होती वो आपको यूट्यूब के लेक्चर की शक्ल में मिल जाएंगी। समटाइम्स आपको चीज़ें रेडीमेड मिलेंगी। आपने काम करना है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। हो सकता है आपको इंटरनेट पे कोई लिखा लिखाया ऐसे मिल जाए, हो सकता है कोई नोट्स मिल जाए, हो सकता है ऐसे कि किसी बुक में कोई पूरा का पूरा अटेम्प्टेड ऐसे मिल जाए। तो जितने सोर्सेज यूज कर सकते हैं उतने सोर्सेज यूज करें। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो चैट जीपीटी यूज करें। ये तो मैं नहीं कहता कि चैट जीपीटी से आप हर चीज ही लिखवाएं और खुद आपको मतलब लिखना सीखें ही ना। लेकिन चैट जीपीटी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे सकती है, किसी भी टॉपिक के फंडामेंटल्स दे सकती है, आपको एटलीस्ट एक आउटलाइन बना के दे सकती है। आप किस तरह चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आपने काम करना है, हम पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने काम करना है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के इश्यूज पे। तो आप चैट जीपीटी को कहें कि मुझे 15 प्रॉब्लम्स चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के, 10 उनकी काजेज चाहिए और 15 सॉल्यूशंस चाहिए। इसी का अगर हमने ऐसे लिखना है, हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के इश्यूज पे मुझे एक ऐसे चाहिए, उसमें ये 3 मेन हेडिंग्स हो। चैलेंज जो है, चैलेंजेस क्या है, उनकी काजेज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। हर सब हेडिंग में मुझे 15 लाइंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए और सॉलिड रेफरेंसेस फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए जो कि रियल रिपोर्ट से लिए गए हों। तो पूरा ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे शेयर करनी थी वो ये था कि मटेरियल आपका मल्टीपल सोर्सेज हैं, आपने बस कोशिश करनी है, इंटरनेट है, बुक्स हैं। एक दो बुक्स मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ आपके पास रीडिंग शुड ऑलवेज बी एट द बैक ऑफ योर राइटिंग। तो जो आपको लगता है कि हमसे लिखा नहीं जाता या लिखा नहीं जाएगा, उसकी असल रीजन रीडिंग है। अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, अगर आपका रीडिंग साउंड नहीं है, तो ये एक प्रिंसिपल रीजन है जिसकी वजह से नहीं लिखा जाता। अब दूसरी तरफ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग में इश्यूज होते ही नहीं है। सीएसएस में हर साल जो बच्चे फेल होते हैं उनमें आप कह लें कि फेलियर में आधे लोग वो होंगे जिनके लैंग्वेज के इश्यूज होंगे, या 60% कह लेंगे, 70%। स्टिल 30% ऐसे लोग होंगे जो गलत सॉल्व करके आते हैं क्वेश्चन को, डीकंस्ट्रक्शन टॉपिक की गलत करके आते हैं, मेन हेडिंग्स गलत बना के आते हैं, पूरी तरह टॉपिक को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, वो लोग फेल होते हैं। और वो लोग जो टॉपिक की पुअर अंडरस्टैंडिंग की वजह से फेल होते हैं जनरली 25 प्लस होते हैं। 25, 30, 35, इवन 37, 38 तक वो लोग होते हैं इन्होंने टॉपिक गलत सॉल्व किया होता है, या कम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जिनके कम होते हैं। तो दूसरी चीज जो हम समझना चाहते थे वो थी रीडिंग आपने साथ साथ रखनी है। अब इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ है इंसान की क्रिएटिविटी की, ये टॉपिक है। तो इस पे आप चैट जीपीटी भी यूज करें, इस पे आप यूट्यूब से भी लेक्चर्स लें, आपसे आपको कोई बुक मिलती है तो वहां से भी। जब आपकी रीडिंग मुकम्मल हो जाए, उसमें से जो कोई आपने फैक्ट्स लेने हैं, कोई एग्जांपल्स लेनी है, कोई कोटेशंस आपको मिलती हैं वो निकालनी है, वो सब कुछ निकालने के बाद अब आप इस काबिल होंगे कि आप उस पर आउटलाइन बनाएं और पैराग्राफिंग करें। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश में आपको कोई 50 टॉपिक्स की जरूरत नहीं है। आपका दिल हो कि आप कोई 50 एसेस करके चले जाएंगे या कुछ 100 एसेस करके चले जाएंगे, तो ये लिमिट है जिससे आपका ऐसे पास होगा। आप कोई 4 से 5 थीम्स बेशक सिलेक्ट कर लें, इकोनॉमी सिलेक्ट कर लें, ग्लोबलाइजेशन सिलेक्ट कर लें, डेमोक्रेसी सिलेक्ट कर लें, फेमिनिज्म सिलेक्ट कर लें, एआई सिलेक्ट कर लें, 5 थीम्स हो गए। अब इन 5 थीम्स को आप हर डायमेंशन से करेंगे। ग्लोबलाइजेशन पे जो जो कुछ पूछा गया है, जो जो कुछ इस टाइम चल रहा है और जो जो कुछ आगे पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें पूछेंगे आप। वो उन सारी चीजों पे आप काम करेंगे। तो एक थीम को हर डायमेंशन से तैयार करना आपका टारगेट होगा जब भी आप ऐसे पे काम करेंगे। मेरा आपको काम करवाने का पैटर्न भी यही होगा कि मैं आपको एक थीम दूंगा, उस पे मैं आपको साथ में टॉपिक्स फॉरवर्ड करूंगा। मीनवाइल यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां से एक सोर्स आपका वो भी बन सकता है। वहां से वो आप लेक्चर्स लेंगे, साथ आपको जो बाकी मैंने सोर्सेज मेंशन किए वहां से पढ़ेंगे। हम आसान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कोई सिंपल सी स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन पे उठा लेंगे,
फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये उसकी सादा तरीन स्टेटमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसने दुनिया को मिला दिया। यहाँ से स्टार्ट करके फिर हम ग्लोबलाइजेशन को हर एंगल से टच करेंगे, उसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेंगे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेंगे। ग्लोबलाइजेशन वेस्ट के अगेंस्ट चला गया है, ईस्ट के बेनिफिट में आ गया है, तो जितने के एंगल्स बन सकते हैं थर्ड वर्ल्ड के एंगल से हम उसको देख लेंगे। जैसे एक टॉपिक आया था सीएस स्पेशल में, थर्ड वर्ल्ड मस्ट बी एबल टू रीप द फ्रूट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बेसिकली ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक है। तो तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हमने थीम वाइज प्रिपरेशन करनी है। फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि थीसिस स्टेटमेंट को लेके, पैराग्राफ को लेके। फिल वक्त मैं ये करूंगा कि मैं आपको ये समझा दूं कि मार्केट में असल इशू ये है जिस वजह से ऐसे को एक बहुत कोई माफौकल फितरत चीज बना दिया गया है कि ये कोई बहुत ही कम्प्लेक्स चीज है, ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज है। उसकी रीजन ये है कि जो टीचर जिस तरीके से पढ़ा है वो उस तरीके पे जिद करके बैठ जाता है कि ऐसे ही है। एफपीएससी के कुछ रूल्स हैं, इंटरनेशनल कुछ रूल्स हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ऐसे राइटिंग के, अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेड हैं, बहुत सारे तरीकों से चीज़ें एक्सेप्टेड हैं। तो इन चीज़ों में आप अगर कंफ्यूज ना हो तो ये आपके लिए आसानी की बात है। थीसिस स्टेटमेंट अगर कोई आउटलाइन में उसकी हेडिंग बना रहा है बिल्कुल ठीक है, आउटलाइन में हेडिंग नहीं बना रहा बिल्कुल ठीक है। कोई चंद स्पेसिफिक लाइंस उनको कोई अंडरलाइन कर रहा है इंट्रो में थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे तो भी ठीक है। अगर किसी ने कोई खास लाइंस एक फ्लो में इंट्रो लिख दिया, उसको सब्जेक्ट समझा दिया, जो भी था, जो भी क्वेश्चन था वो समझा दिया इंट्रो में, कोई स्पेसिफिक लाइंस इस लिहाज से इस नीयत से नहीं लिखी कि उनको अंडरलाइन नहीं किया, को उनका कलर चेंज नहीं किया कि ये मेरी कुछ चंद लाइंस थीसिस स्टेटमेंट है, इंट्रो में नहीं लिखी, तो भी पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ, मैंने 5 दफ़ा पास किया है ऐसे। तो उन पांचों अटेम्प्ट में मैंने आज तक कोई ना हेडिंग थीसिस स्टेटमेंट के दिए आउटलाइन में, ना इंट्रो में लिखा है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है। इसी तरह इन चीज़ों में स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जी कोटेशन से शुरू करना है, जनरल स्टार्ट लेना है, कोई स्टोरी से स्टार्ट करना है, ये सारे तरीके ठीक हैं, ये सारे तरीके ठीक हैं, ये सारे तरीके एक्सेप्टेड हैं, इन सभी तरीकों से टीचर को कोई मसला नहीं है। आपको जो समझ आती है जिस तरह आप लिखना चाहें आप लिखें। मेरा काम ये है अगर कोई थीसिस स्टेटमेंट लिख रहा है तो मैं उसको फैसिलिटेट करूंगा कि लिखनी कैसे है। कोई नहीं लिख रहा तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। उसकी रीजन ये है, ये परफेक्टली फाइन है, इट्स परफेक्टली फाइन अगर कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। इस वजह से कभी भी आज तक किसी भी स्टूडेंट का ऐसे फेल नहीं हुआ होगा। आई एम पॉजिटिवली श्योर अबाउट दिस। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स, बहुत सारे इश्यूज जो ऐसे को लेके आपके माइंड में हैं, जब आप असाइनमेंट्स लिख रहे होंगे तो मैं साथ साथ आपको आपसे डिस्कस भी करूंगा, आपको उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और आपको बता भी दूंगा। फिल वक्त इतना है कि बहुत सारे तरीके एक्सेप्टेड हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। एक बच्चा मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स में ABC लिख रहा है, एक 1 2 3 लिख रहा है, क्या वो छोटे 1 2 3 दोनों तरीके से ठीक है। एक लिख रहा है इंट्रो के बाद हेडिंग नंबर 2, नीचे सब हेडिंग के साथ 2.1 लिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ बच्चे आउटलाइन में रेफरेंसेस लिखते हैं, इट्स फाइन, कुछ नहीं लिखते फिर भी ठीक है। लिख लें तो बेहतर है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि मतलब इसके पास रेफरेंसेस हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। उसकी रीजन ये है कि इंग्लिश एसेस की टाइप्स हैं, अगर तो आप कोई लिटरेचर के रिलेटेड, कोई डेमोक्रेसी के रिलेटेड कर रहे हो या कोई और, तो फिर तो ठीक है। अगर आपने कोई टॉपिक ही AI पे उठा लिया या कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जो जरा साइंस के जो है या इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, उनमें फिर थोड़े से रेफरेंसेस की जरूरत पड़ जाती है। तो रेफरेंसेस शो करने के लिए अगर आप आउटलाइन में रेफरेंसेस लिख रहे हैं ठीक है, नहीं लिख रहे हैं फिर भी ठीक है। इन चीजों को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेटजी मेरी ये होगी कि फर्स्ट मंथ तो मैं आपको स्ट्रक्चर की चीज़ों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी 2 महीनों में मैं आपको टॉपिक्स की एक लंबी लिस्ट भेज दूंगा। एक थीम आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने एजुकेशन पे काम करना है, डेमोक्रेसी पे, ग्लोबलाइजेशन पे, फेमिनिज्म के किसी भी चीज़ पे, जिस भी चीज़ पे आपने काम शुरू करना है उसके टॉपिक्स आपके पास होंगे। आपकी तरफ से असाइनमेंट आनी चाहिए मेरे पास और मेरी तरफ से चेक होके आपके पास पहुंचेगी। बाकी 2 महीने में हम सिर्फ ये काम कर रहे होंगे कि हमारी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो ये मेरे पास से आप क्या सीख के जाते हैं वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहला महीना आपने क्या सीखा है। बाकी के 2 महीनों में आपने जो काम किया है उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्या क्या लेके जाते हैं मेरे पास से।
तो इस फर्स्ट मंथ में अब मैं तरतीब से आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ की लेंथ क्या है, लाइंस कितनी, ये सारी चीज़ें। जब पैराग्राफ की बारी आए हम कुछ पैराग्राफ्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, आउटलाइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह पेपर बी में हम प्रेसी कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि दोनों पेपर्स हमने करने हैं। अल्टीमेट हमारा टारगेट फिल फॉर इन चीज़ों से निकल के राइटिंग की तरफ है। अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, ताकि आपकी कोई जो कन्फ्यूजन्स हैं कुछ उन पे अभी बात की जा सके। तो एनी क्वेश्चंस? चार्ट्स बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। ये प्योरली एक फॉर्मल एक्टिविटी है, इसमें सिर्फ पैराग्राफ्स होते हैं। कोई चार्ट्स डायग्राम्स कुछ भी अलाउड नहीं है, सख्ती से मना है। स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न्स जो मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे की बात करें तो एग्जामिनर की तरफ से एक ही पैटर्न है। नंबर वन, आउटलाइन होनी चाहिए। उसमें एग्जामिनर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आउटलाइन में कोई मतलब 10 मेन हेडिंग्स होनी चाहिए, 6 मेन हेडिंग्स होनी चाहिए। एक सिंपल आउटलाइन हो, आपने उसको मुनासिब पैराग्राफ इतने लिखे हों कि एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो वो 20 के आसपास है। कोई मिनिमम 17-18 है और मैक्सिमम 21-22 है। 18 से 22 पैराग्राफ्स के अंदर आप कहीं भी ऐसे अगर आप लिखें तो आप एग्जामिनर का क्वेश्चन का जवाब दे चुके होते हैं। फिर पैराग्राफ पे एग्जामिनर ने ये कभी भी लिमिट, आप जहाँ पे टीचर्स बता रहे होते हैं कि जी आप 20 लाइंस का पैरा लिखें, 18 लाइंस का लिखें, 13 लाइंस का पैरा लिखें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जामिनर आपको ये कहता है कि एक हेल्दी पैरा लिखें। हेल्दी पैरा का मतलब यही है कि वो आप अपनी जो आपने बात की है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस था, जिस चीज़ पे आपने पैरा लिखा है, आप उसको मुनासिब तरीके से एक्सप्लेन कर पाए हो, अपनी बात को जस्टिफाई कर पाए हो। उसमें कोई रेफरेंस हो, कोई केस स्टडी हो, कोई एग्जांपल हो, या कोई लॉजिकली आपने उस पैरा को एक्सप्लेन कर दिया हो कि लगे कि बस आपने बात अपनी एक्सप्लेन कर दी है। अपनी आपने जो है ना वो अपनी बात को साबित कर दिया जो आपने की। अगर आपने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलीट कैप्चर है, तो उसमें इलीट कैप्चर के बारे में आपने इतनी एक डिटेल दे दी, यानी इलीट्स का कंट्रोल पाकिस्तान पे, इतनी एक अगर आपने डिटेल दे दी है कि जिससे एग्जामिनर सेटिस्फाई हो गया। तो पैराग्राफ की लेंथ हमेशा वेरी करती है, कुछ पैराग्राफ्स आपके लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे। हाफ पेज से कम पैराग्राफ एग्जामिनर के लिए कभी भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, दरमियान में आपने को एक दो सेंटेंस दिया तो हाफ पेज तो हो गया। तो जनरली एक पैरा, एक मुनासिब पैरा पूरे पेज से थोड़ा सा कम हो सकता है और हाफ पेज से ज्यादा होगा। तो कोई इस तरह की लिमिट नहीं है कि कोई इतनी लाइंस होंगी या कोई इतने जो है वो टोटल वर्ड्स होंगे। जस्टिफाइड पैरा होना चाहिए। और ये चीज स्टूडेंट सीखता है लैंग्वेज से। एक वक्त आता है जब लैंग्वेज आपको खुद इस काबिल, आप प्रैक्टिस खुद इस प्रैक्टिस इन इटसेल्फ बहुत बड़ा उस्ताद है। आपकी 30वीं असाइनमेंट आपकी पहली असाइनमेंट से बहुत मुख्तलिफ होगी। आपकी लैंग्वेज इतनी कंप्रीहेंसिव हो चुकी होगी कि आप जो है वो एग्जामिनर को एक कोई 14-15 लाइंस में बड़े अच्छे तरीके से एक बात को एक्सप्लेन कर पाए। सईद, बेसिक्स तो मैं तो यही कर सकता हूँ कि बाकी के जो 2 मंथ्स हैं उनमें मैं आपको ग्रामर के भी इश्यूज पे काम करवाऊँ। आपके जो बाकी रीडिंग की कमी बेशी रहेगी, आप मेरे पास एक ऐसे लिख के ले आए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, वो मैं ज़रूर ऐड करवाऊंगा। कोई पॉइंट्स मिस हुए हैं, आपने कोई ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स लिख रहे हैं, कोई चैलेंजेस टू गवर्नेंस लिख रहे हैं, कोई जो है वो सोशल मीडिया के कोई इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं, वट एवर। आप ये लिख रहे हैं कि लाइफ में पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ आप लिटरेचर का टॉपिक कर रहे हैं, उसमें कोई 3-4 चीज़ें अगर मिसिंग है वो मैं ऐड करवा दूँ। इवेल्युएशन में मेरी दोनों चीज़ें होंगी, लैंग्वेज भी होगी और बाकी कोई कंसेप्चुअली कोई चीज़ें मिस हो गई हैं तो वो भी होंगी। तो 3 महीने में मैं आपको एक यानी आपको आपकी तमाम मिस्टेक्स से ज़रूर आगाह कर दूंगा, आपको बता दूंगा ये है क्या चीज़, दोनों पेपर्स में एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी ग्रामर की चीज़ें बाकी तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरे पास कितने टॉपिक्स लिख के ले आते हैं। फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि बाकी 7 महीने अगर किसी टीचर के पास ना भी जाएं, इन 2 महीनों में अगर आप लैंग्वेज की गलतियां ठीक कर पाते हैं तो फिर बेशक किसी टीचर के पास ना जाए। बाकी के कुछ 4-5 महीने में तो यही प्रैक्टिस रह जाएगी ना कि आपको एक टॉपिक नहीं आता, आप उस पर पढ़ के ऐसे लिख लें। मेरी तरफ से मैं आपको हर किस्म की मिस्टेक जो है वो आपकी दूर करवाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। एग्जाम के दौरान आइडियाज जनरेट नहीं होते तो ये टाइम अभी है ना लिखने का। ये इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप रीडिंग करेंगे तो आपके आइडियाज ठीक होंगे। और आपने कोई बहुत सारे टॉपिक्स पे तो काम करना ही नहीं है, हमने टोटल नंबर ऑफ थीम्स को 5-6 रख लेंगे। ये मैं हर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, 5-6 थीम्स काफ़ी होते हैं अगर आप उनको हर एंगल से तैयार कर लें। एक ऐसे आपने डेमोक्रेसी पे किया हुआ है, एक एजुकेशन पे किया हुआ है, एक ग्लोबलाइजेशन पे, एक एआई पे किया हुआ है, तो सभी पे काम करने का फायदा नहीं है। उस टॉपिक के अलावा कोई भी और डायमेंशन आ गई तो आप गए। अदरवाइज अगर आप 5 मेजर थीम्स पे काम कर लें हर एंगल से, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में कोई ऐसा टॉपिक आए ना जो आपने ना किया हुआ। थीम्स तो वही हैं, पिछले 50 साल से वही हैं।
आगे भी वही रहना, डेमोक्रेसी पे आना है, फेमिनिज्म पे, एआई पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, इन पे आने ही आने हैं टॉपिक्स। एजुकेशन बहुत सालों से आ रहा है। एनी अदर क्वेश्चंस? देखें, क्रैमिंग तो ऐसे में तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात है। ऐसे जो है वो अल्टीमेटली है तो लैंग्वेज ही ना, कोई इसमें बहुत कम्प्लेक्स बातें तो नहीं होती। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्चुअली चीजों का पता है, आपकी बेसिक्स क्लियर हैं। मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो इसमें अब आपने क्या ही रट्टे लगाने हैं? रट्टा लगाना पूरे सीएसएस में उन चीजों का होता है, कोटेशंस का रट्टा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का रट्टा होता है, डेट्स का रट्टा होता है, आयात और हदीस का रट्टा होता है। इस्लामिक स्टडीज की बात करें, जीएसए है तो चलो वो सब्जेक्ट इस तरह का है, कोई टेक्निकल डिटेल्स हैं उनका रट्टा होता है। उसके अलावा बाकी चीज़ों का रट्टा नहीं होता, बाकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि वाइल रीडिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप परमानेंटली अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हुई तो आप इस पे पढ़ें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी के साथ इसका कनेक्शन क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी कहती है कि लोगों की विल के मुताबिक गवर्नेंस होगी। डेमोक्रेसी कहती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों की चॉइस के मुताबिक होंगे। उसके लिए एक ही टूल है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे तो लोगों की विल्स, लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग रूलर्स आएंगे। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि चंद लोग काबिज हैं सिस्टम पे, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, या लोगों की चॉइस के मुताबिक रूलर नहीं बैठे हुए, तो बाय डेफिनेशन वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक सूडो डेमोक्रेसी है, वो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, वो एक शैम है, वो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ये चार पांच बातें थी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में मैंने की। आगे मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस वजह से जरूरी हैं कि अगर लोगों की ये फीलिंग्स ना हो कि उनकी मर्जी के रूलर्स हैं, तो उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। उसमें लोग जो है वो फिर प्रोटेस्ट की तरफ आते हैं, उसमें गवर्नमेंट और लोगों का आपस में कॉर्डियल रिलेशंस नहीं होता। पीस एंड स्टेबिलिटी ना हो तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चल नहीं सकती। पीस एंड स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की मैंने इंपॉर्टेंस बता दी कि क्यों बेसिस है ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट की। अब जितनी ये मैंने लाइंस बोली हैं, ये अब तक 12 लाइंस हो चुकी होंगी। टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐड करके दरम्यान में कोई एक आध कोटेशन या कोई एक आध एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अफ्रीका में बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे एक फंडामेंटल रीजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एक मैंने एग्जांपल दे दी। ऑन दी अदर एंड मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आइसलैंड या स्वीडन या डेनमार्क या यूके या साउथ कोरिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। मैं किसी स्पेसिफिक पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकता हूँ कि फिलहाल इलेक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट जो थे वो लोगों के व्यूज थे, या वो उनके लोगों का जो है वो एक प्रोटेस्ट आया इस पे बड़ा शदीद, एक बड़ी मूवमेंट चली। मैं इंडिया की एग्जांपल दे सकता हूँ, किसी मैं अफगानिस्तान की एग्जांपल दे सकता हूँ। तो मतलब कोई मैं सॉलिड एग्जांपल, मैं इस पे कोई कोटेशन लिख सकता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने एक नेट से पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के लिए मैंने नेट से देखा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मुझे कोई एक आध कोटेशन मिल गई, मैं वो दे देता हूँ, तो पैरा तो मेरा हो गया। तो लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करें वाइल रीडिंग, कुछ चीजें यहाँ बिठाएं, हमेशा के लिए उनको मेमोरी का हिस्सा बनाएं। राइटिंग आपके लिए फिर मसला नहीं होगा। जब कोई बच्चा पैराग्राफ लिखते हुए स्टक हो जाता है तो उसकी रीजन ये होती है कि पल्ले कुछ नहीं होता, माइंड में कुछ नहीं होता, तो कलम से क्या निकले। यू वॉन्ट बी एबल टू पुट दोज थिंग्स डाउन, ना कि जो जहाँ पे कुछ हो ही ना तो क्या लिखना है। ये रीजन है कि कंसेप्चुअली चीजों को समझें, लॉजिकली चीजों को समझें, आप यू वुड ऑटोमेटिकली बी एबल टू राइट द थिंग्स डाउन। और कोई क्वेश्चन? आप लोग बोल सकते हैं, माइक्स आपके पास हैं और सीएसएस कर रहे हैं, तो सवाल तो सभी के माइंड में है, क्या चीज आपको रोक के बैठी है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर ये फीस क्यों जमा करवाई है, फिर टाइम क्यों अपना जाया कर रहे हैं? स्टेट के नैरेटिव से हार्डली चीजें अगेंस्ट जा रही होती हैं। अब ये देखें ना, स्टेट का ये नैरेटिव नहीं है कि यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, लिहाजा आप तमाम चीजें जो ओपन टू क्रिटिसिज्म है आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
अगर डेमोक्रेसी की बात हो पाकिस्तान में, उसमें मिलिट्री पे क्रिटिसाइज बिल्कुल किया जा सकता है, ये जरा रिस्पॉन्सिबल मैनर में। नैरेटिव का तो मतलब ये है कि आप स्टेट की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस के अगेंस्ट बस ना जाएं। मैं यहाँ पे ये कह दूं कि टू नेशन थ्योरी है ही बड़ी गलत चीज, पाकिस्तान इस पे बना नहीं है, ये स्टेट का नैरेटिव के अगेंस्ट है। मैं यहाँ पे ये कह दूं कि पाकिस्तान में इस्लाम होना ही नहीं चाहिए, ये इस्लाम के नाम पे बड़े मसले हुए हैं, ये स्टेट का नैरेटिव के अगेंस्ट है। जनरली बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेड होती हैं, वो लिखा जा सकता है, ये भी एक स्टूडेंट की बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट ना जाएं। स्टेट के नैरेटिव सिंपली ये समझ लें कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट आपने नहीं जाना। बाकी आप चीजें लिख सकते हैं, जहां जहां जिस चीज चीज पे क्रिटिसिज्म हो सकता है वहां आप कर सकते हैं। बच्चे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का यही है ना, मैंने आपको बताया है कि थीम वाइज हम चलेंगे। तो ये अब आप लोगों की रिसर्च स्पीड पे डिपेंड करता है ना, आप कितना जल्दी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपको 4 से 5 आर्टिकल पढ़े तो आपको आउटलाइन तो बन जाती है। एक बात ये ध्यान में रख लें कि स्टार्ट में आपको बल्क में चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीडिंग का टाइम प्लस स्कोप बड़ा लिमिटेड होता जाएगा। आपने डेमोक्रेसी पे एक दफ़ा ही काम करना है ना, उसके बाद तो कोई उसका सर्टेन एस्पेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, बेसिक्स तो डेमोक्रेसी के वही हैं। अगर मैंने काम करना है कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, इलिटरेसी और डेमोक्रेसी को रिलेट किया था ना उसने, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिक्स तो मुझे पता है, इतना ही है कि मतलब उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, उसमें क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसमें लोगों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज का मैच्योर रोल होना जरूरी है, रूल ऑफ लॉ जरूरी है, उसमें पॉलिटिकल कल्चर मैच्योर होना चाहिए, उसमें जो है वो क्या कहते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के आपस में रिलेशंस कॉर्डियल होने चाहिए, उसमें माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट, जो बेसिक्स हैं डेमोक्रेसी की कोई 10-15 चीजें जो बनती हैं, उन्हीं के साथ अब मैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेट करने की कोशिश करूंगा उनको। तो अगर मुझे बेसिक्स पता है तो फिर चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि आपकी पहली पहली असाइनमेंट मुश्किल हो सकती है, ग्लोबलाइजेशन पे, डेमोक्रेसी पे, एजुकेशन पे पहला पहला टॉपिक आपका मुश्किल हो सकता है, उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ पता चल चुका होगा। तो शुरू में अगर आपके 2-3 दिन लग रहे हैं टॉपिक पे तो इसमें कोई मसला नहीं है। शुरू पे टाइम दें चीजों को, मैं कहता हूँ चीजें पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अब मतलब कम पढ़ने की जरूरत है। शुरू में टाइम लगेगा और ये नॉर्मल है। जी जी, पैराग्राफ राइटिंग की इमरान पहले मंथ में ही प्रैक्टिस होगी। मतलब प्रैक्टिस क्या, मैं आपको पैराग्राफ कुछ हम लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आप जो मुझे असाइनमेंट्स भेजेंगे उसमें आउटलाइन होगी और इंट्रो होगा, कंक्लूजन होगा, कोई 3 से 4 पैराग्राफ्स होंगे। तो फिर तो पैराग्राफ्स में मेरा तो मकसद आपको बताना ही है ना। जब तक आप खुद पकड़ के पेन बैठते नहीं, ये मेरी एक बात याद रख लें, आज मुझसे सेशन ले रहे हैं, मेरे बाद 50,000 टीचर और का सेशन ले लें और लिखे ना, तो मैं आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और ये सभी बच्चों के लिए मैंने मतलब हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने इतने इतने लंबे लेक्चर दिए मेरे। आप यूट्यूब पे जाएं, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बड़े डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे अगर आप मतलब किसी भी जिन जिन थीम्स पे पढ़े हैं। बेशक वो आप जब काम करना शुरू करें तो पहले मेरा लेक्चर ले लेना, फिर बाकी चीज़ें पढ़ लेना। लेकिन बच्चे पास नहीं हुए। मेरे स्टूडेंट्स पास तो होना तभी शुरू हैं जब मैंने उनको गर्दन से पकड़ के लिखवाया है। यही कहा है कि अगर नहीं लिख सकते तो ना फीस जमा करवाओ, मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो पैराग्राफ मैंने आपको बताएगा। सर मैं पूछ रहा था कि एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चंस या को टारगेट करता है जिसमें वो एक सर्टेन डोमेन्स को ज़्यादा क्वेश्चन करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे, द इनफॉर्मल इकोनॉमी, द पाथ फॉरवर्ड्स। जी जी। सो सर द पाथ फॉरवर्ड, इसमें एग्जामिनर ने सिर्फ द पाथ फॉरवर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर किया है कि हम बाकी जो डोमेन्स जो है, जो आउटलाइन, जैसे कॉज वगैरह जो चैलेंजेस, उसको तो हम टच करेंगे, लेकिन जो एग्जामिनर ने जो पूछा है द पाथ फॉरवर्ड्स, सर इसको हम कितनी वेटेज देंगे? मैं मोस्टली कंफ्यूज होता है इस चीज़ में, क्योंकि मोस्ट तीन चार मैं टॉपिक्स समझ मैंने इस। देखें, जो जो एग्जामिनर ने पूछा है आपकी आउटलाइन का सबसे बड़ा हिस्सा वही होगा। और अगर वो हम एक 3 घंटे की बात करें ना कि 3 घंटे में ह्यूमनली पॉसिबल कितना ऐसे लिखना है, तो 3 घंटे में कोई 20-22 पैराग्राफ्स ही लिखे जाते हैं। इससे ज्यादा 22 पैराग्राफ से ज्यादा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जाहिर है आउटलाइन भी बनानी होती है उधर। जितना मर्जी काम किया हुआ किसी थीम पे, वहां पे जाके आपको अपने तरीके थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करना पड़ती है, चीजें थोड़ी बहुत तो लिखना पड़ती हैं। पहली बात तो ये है कि आप देखें ये इकॉनमी पे ही है, और इकॉनमी हमेशा से एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने यही कहा था कि कुछ 4-5 डायमेंशन पे आपने काम करना है, जिसमें से एक मैंने आपको इकॉनमी बताया है।
अब आते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी पे। तो पाथ फॉरवर्ड्स की उसने बात की है, तो सबसे पहले तो आप देखें, उसको बताएं पाथ फॉरवर्ड्स। इशू ये है कि जब भी आप एग्जामिनर के क्वेश्चन को डिले करते जाते हैं तो मसला हो जाता है। इसी तरह ये पाथ वेज टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान भी इस दफा ऐसे, जिन लोगों का फेल हुआ इसी वजह से फेल हुआ कि पहले वो चैलेंजेस लिखना बैठ गए और फिर एग्जामिनर के क्वेश्चन का जवाब दिया। तो इनफॉर्मल इकॉनमी पे आप एक जेनेरिक पैरा दें, उसके बाद पाथवेज पे बात करें, फौरन आप उसको ये बताएं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब ये चूंकि एग्जामिनर का एक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, तो इस पे मैं कहूंगा कि 7 पॉइंट्स तो मिनिमम है, 7 से नीचे तो आप मौत समझें अपने लिए। इस पे 7 पॉइंट्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 पॉइंट्स हो सकते हैं। जब आप थीसिस, समटाइम्स इस तरह होता है ना कि थीसिस डिवाइडेड ही दो क्वेश्चंस में होता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। एग्जामिनर ने क्वेश्चंस ही दो पूछ लिए हैं, तो अब तो मैं अगर 6 होप्स लिख दूं, 6 हर्डल्स लिख दूं, फिर भी काफी है, या मैक्सिमम 7 होप्स और 7 हर्डल्स। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन एक पूछा है, तो मेरी कोशिश होगी कि चलो मैं उसको कोई 8 से 10 पॉइंट्स तो लाजमी दे दूं। 12 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 9 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 7 से नीचे नहीं रखना। और ये कोई पेट रूल नहीं है, ये एक सेफ प्रैक्टिस है, 3 घंटे में इतना एक मटेरियल लिखना कि जिससे एग्जामिनर पास हो जाए। वो दिमागी तौर पे समझ यही आता है कि वो कुछ 6-7 पॉइंट्स लाजमी तौर पे होने चाहिए, इससे नीचे फिर आप 3 घंटे का सीएसएस का ऐसे नहीं लिख रहे, आप फिर कोई बीए एफए बीए का ऐसे लिख रहे होंगे। तो ये रीजन है कि 7 एक पॉइंट्स तो लाजमी लिखने चाहिए, 10 हो जाए 12 हो जाए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप उसको पाथवेज मतलब सॉल्यूशंस क्या हैं वो दे दें, फिर आपको उसको बताएं कि हर्डल्स क्या हैं। हर्डल्स क्या हैं, क्यों नहीं ये अब तक ठीक हो पाया, फिर वे फॉरवर्ड दे दें। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज होगी, बट ऐसे को कोशिश करेंगे जनरली 3 डायमेंशन में रखने की। और वो दूसरी डायमेंशन जनरली या काजेस की बन रही होती है या इम्पैक्ट्स की बन रही होती है, और तीसरी एक्सेप्टेड अंडरस्टूड होता है कि सजेशंस की ही है। तो सजेशंस एक कह लें अनरिटन लॉ है ऐसे का। अब यहाँ पे सजेशंस एग्जामिनर ने खुद पूछ लिए हैं, सजेशंस किस चीज के, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको ठीक करने की सजेशंस। अब थोड़ी सी तरतीब फिर इस तरह उलट होगी कि सजेशंस वो आपसे पहले मांग लेगा, यहाँ से थोड़ा सा आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होगा कि फिर हम उसको बताएंगे कि ये इन सजे मतलब अनडॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है इसको खत्म करने के रास्ते में हर्डल्स क्या हैं। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि ये जो सजेशंस हैं इनके इनको क्या चैलेंजेस है। मिसाल के तौर पे अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो है वो रिलीजन, मिसाल के तौर पे रिलीजन एक हर्डल है। विमेन एम्पावरमेंट के रास्ते में मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन में लिख देता हूँ कि एक हर्डल है। अब ये मिस इंटरप्रिटेशन को खत्म करने के रास्ते में क्या रुकावट है, तो वो हम कह देते हैं कि ट्रू जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है और सेक्टेरियनिज्म है, इस वजह से ट्रू स्पिरिट जो है वो रिलीजन में ट्रू इंक्वायरी नहीं हो रही, ट्रू इंटरप्रिटेशन हमें नहीं मिल रही। तो थोड़ा सा तरीके से बात करनी पड़ेगी। मतलब फिरका वारियत है तो हर कोई अपना अपना वर्जन थोपने की कोशिश करता है, और दूसरा जो है वो रिसर्च है ही नहीं। रिसर्च है ही नहीं, ट्रू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है ही नहीं कि कुरान पाक पे रिसर्च की जाए। तो इस वजह से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन को खत्म नहीं किया जा सकता। ये अब मैंने थोड़ा सा, यानी बात थोड़ी सी हटके होगी। नॉर्मल जो एक बच्चे का पैटर्न होता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की काजेज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, उससे थोड़ा सा उसने डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म करने में मिसाल के तौर पे आपका जो छोटा वर्कर है, जो रेडी फरोश है, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के एक किस्म है, उसकी मतलब जो वे फॉरवर्ड आपने ये कर दिया कि उनको मॉडर्नाइज किया जाए, जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए। वे फॉरवर्ड तो हमने ये दे दिया, जैसे इंडिया ने किया है। इंडिया ने, आप छोटे छोटे जूस वाला जो बंदा है वो आपको आपसे पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ले रहा होता है। अ, अब हर्डल क्या है, पॉवर्टी हर्डल बन जाएगी हमारी। ये जो वे फॉरवर्ड है, हमारा ये जो पाथ वे है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का, उसमें पॉवर्टी हर्डल बन जाएगी कि छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका काम ही कितना है, क्या उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। वो कुछ एक
पापड़ की दुकान बना के बैठा हुआ है, अब वो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो थोक पे बेच रहा है चीजें, उसको आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? मतलब आप उसको डॉक्यूमेंट अगर करते हैं तो आप उससे उसको भी अगर टैक्स उससे भी लेना शुरू कर देंगे, तो पहले ही को पापड़ लेके बैठा हुआ है, तो आप इकॉनमी को क्या बेहतर करेंगे? आप तो मजीद निचोड़ना शुरू कर देंगे लोगों को। तो पावर्टी जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन से अल्टीमेटली खत्म करना चाहते हैं, वो बढ़ जाएगी। ये हर्डल है। वे फॉरवर्ड में हम फिर तरह तरीके से मजीद बात करेंगे। वे फॉरवर्ड में ये है कि हम जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा हम फाइनेंसिंग की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास माइक्रो फाइनेंसिंग है, वो हो ही इन लोगों के लिए, हम माइक्रो फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं। मतलब इस ऐसे में माइक्रो फाइनेंसिंग, जो इस तरह के छोटे बिजनेसेस हैं उनको अगर फाइनेंस किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो वो अपने बिजनेसेस को, मतलब उनके बिजनेसेस ग्रो करेंगे। तो इस टॉपिक में असल इशू ये नहीं है कि आपको कोई आउटलाइन की तरतीब आपको समझ नहीं आ रही। असल इशू नॉलेज है इस ऐसे में भी, कि वे फॉरवर्ड देखे, फिर वे फॉरवर्ड के रास्ते में क्या हर्डल है, फिर उसका वे फॉरवर्ड। और ये जो पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान ऐसे आया था, इसमें फेल होने की रीजन ही है लोगों की, कि वो इतना केयरफुली चीजों को देख नहीं सके। रीडिंग, इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप साथ साथ रीडिंग करते हैं तो ये मसले तो इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। और कोई क्वेश्चन? चलें, आज फिर क्लास को इतना ही रख लेते हैं, कल फिर मजीद हम बेसिक्स पे बात कर लेंगे। 22 पैराग्राफ्स ऑन वे फॉरवर्ड, हाउ कैन वी इंड्यूस दैट मच वे? नहीं नहीं, 22 पैराग्राफ्स टोटल की बात हुई है, 22 पैराग्राफ वे फॉरवर्ड के, तो उसको कोई 500 नंबर कैसे लिख के देना है? ऐसा नहीं है। वे फॉरवर्ड कोई मिनिमम CSS में आप क्या लेंगे, 4 चल जाते हैं, 3 आप फिर उसके साथ मजाक ही कर रहे होते हैं वे फॉरवर्ड के नाम पे। 4 पॉइंट्स तो वे फॉरवर्ड के हो सकते हैं मिनिमम, और 6 कोई मैक्सिमम हो सकते हैं। बाकी तो 22 पैराग्राफ्स इंट्रो कंक्लूजन मिला के ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की बात हो रही है। इसी पे जल्द ऐसे के स्ट्रक्चर पे एक और क्लास होगी। आप टिल ख्याल रखें अपना, सी यू।